गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग के संचरण की, और उसमें ऐसा हमने डिस्कस किया था कि जो नर्व इम्पल्स है, जो तंत्रिका आवेग है, इसका ट्रांसमिशन, इसका संचरण दो स्टेप में, दो चरणों में होता है। पहली स्टेप में तंत्रिका आवेग एक्सॉन के एक सिरे से उसी एक्सॉन के अंतिम सिरे तक पहुंचता है, और ये इलेक्ट्रिकल मेथड से, विद्युतीय तरीके से होता है। और तंत्रिका आवेग के ट्रांसमिशन का जो दूसरा स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहलाता है। उसमें क्या होता है कि आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को स्थानांतरित हो जाता है, और ये जनरली केमिकल मेथड से, रासायनिक विधि से होता है। तो हम लोग नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन की जो पहली स्टेप है, जो इलेक्ट्रिकल मेथड है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमने उसमें बात की थी कि जब कोई उद्दीपन स्टिम्युलस नहीं है, तो तंत्रिका तंतु की जो झिल्ली है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, वो पोलराइज्ड स्टेज में होती है, और उस समय एक्सॉन की झिल्ली के भीतर एक विभव उत्पन्न होता है, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हिंदी में जिसे विश्राम कला विभव के नाम से जाना जाता है। और हमने एक लेक्चर पूरा इस पे अपलोड किया है कि आखिर RMP विश्राम कला विभव की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें कौन से आयनों का योगदान है, और कौन सी क्रियाएं उसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जब कोई उद्दीपन स्टिम्युलस रिसीव होता है,
ग्रहण किया जाता है तो जो पोलराइज्ड स्टेज थी एक्सॉन की झिल्ली की, वो लॉस्ट हो जाती है और एक नया विभव उत्पन्न होता है जिसे एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, हिंदी में जिसे सक्रिय कला विभव कहते हैं। तो हमने एक लेक्चर इस पे भी तैयार किया होगा कि आखिर आवेग संचरण के समय वो एएमपी सक्रिय कला विभव कैसे उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति में कौन से आयनों का योगदान है और कौन सी क्रिया उसमें सम्मिलित होती है। आज हम बात करेंगे कि जब आवेग का, इंपल्स का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल वे से, विद्युतीय तरीके से होता है तो उस समय पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड ऐसी 3 स्टेजेस आती हैं। आज हम पर्टिकुलरली इस बात पे फोकस करेंगे कि डीपोलराइज्ड स्टेज के बाद दोबारा रीपोलराइज्ड स्टेज कैसे आएगी। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि जब आवेग का, नर्व इंपल्स का आगे ट्रांसमिशन होता है तो आरएमपी एएमपी में चेंज होगा और दोबारा आरएमपी की उत्पत्ति होगी, यानी तंत्रिका तंतु का, एक्सॉन की झिल्ली का जो हिस्सा उत्तेजित हुआ है या डीपोलराइज्ड हुआ है, सक्रिय अवस्था में है, वो कुछ समय बाद दोबारा विश्राम अवस्था में आ जाए, वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाए या वापस पोलराइज्ड स्टेज प्राप्त हो जाए, यानी कौन सी अवस्था आ जाए, रीपोलराइज्ड स्टेज आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान रीपोलराइजेशन स्टेज या आरएमपी जो विभव है उसे दोबारा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आज क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई। नंबर 1, इस स्टेज को दोबारा प्राप्त करने का मतलब है झिल्ली के भीतर नेगेटिव चार्ज आए, झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज आए, एक चीज। नंबर 2, इस स्टेज को दोबारा प्राप्त करने का अर्थ है एक्सॉन की झिल्ली के भीतर दोबारा -90 मिलीवॉट जो विश्राम कला विभव है, आरएमपी है, उसे प्राप्त
किया जाए। अब जो ये काम है ये निर्भर करता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल पर। तो जिस रीपोलराइज्ड स्टेज की हम बात कर रहे हैं, दोबारा आरएमपी को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो चैनल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे वो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो हम बात करेंगे आज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की, उनकी स्ट्रक्चर की, वो किस प्रकार अपना काम करते हैं, और आरएमपी की दोबारा उत्पत्ति में रीपोलराइजेशन स्टेज प्राप्त करने में कैसे भागीदारी निभाते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, अभी हम बात कर रहे हैं आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। डीपोलराइजेशन में हमने बात की थी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहां हम बात कर रहे हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो मैंने चैनल के बारे में आपको पहले भी बताया था कि लिपिड की जो बाइलेयर है, अगर हम कोशिका झिल्ली की या जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी संरचना देखें तो वहां लिपिड की एक बाइलेयर बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, और इस लिपिड की बाइलेयर में कुछ पोर्स प्रेजेंट है। ये पोर चैनल कहलाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो पोर्स हैं लिपिड की बाइलेयर में, ये परमानेंटली ओपन नहीं रहते। तो यहां पर कुछ गैप है। जब ये गैप खुलते हैं तो इन चैनल से होकर उपयुक्त आकार के आयन अणु ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और जब ये गैप बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट भी रुक जाता है। लेकिन हम जिस पर्टिकुलर चैनल की बात कर रहे हैं उसके जो गैप हैं वो वोल्टेज विभव में परिवर्तन के कारण ओपन होते हैं, क्लोज, यानी गैप की ओपनिंग, गैप की क्लोजिंग वोल्टेज चेंजेस पर निर्भर करती है। इसलिए इस चैनल का नाम है वोल्टेज गेटेड चैनल, और ये चैनल स्पेशल है पोटेशियम आयन के लिए। तो चैनल स्पेसिफिक होते हैं। पोटेशियम का चैनल है, केवल पोटेशियम ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे इससे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अच्छा, सोडियम चैनल आपने पढ़ा था, थोड़ा कंपैरिजन करें उससे। सोडियम चैनल में हमने बात की थी दो गैप थे, एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। लेकिन पोटेशियम जो चैनल है उसका एक सिंगल गैप है, यानी सोडियम चैनल की तरह पोटेशियम चैनल की संरचना में
दो गेट नहीं होते हैं, एक ही गेट होता है। क्लियर? बात करते हैं कि जब विभव -90 मिलीवोल्ट था, आरएमपी की बात कर रहे हैं, -90 मिलीवोल्ट पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के गेट बंद रहते हैं। इज दैट क्लियर? जब ये गेट बंद है तो पोटेशियम आयन एक्सॉन के भीतर साइटोसोल में हाई कंसंट्रेशन, हमने पढ़ा था अगर यहां 35 है तो बाहर केवल 1, ये रेशियो था। खूब पोटेशियम है लेकिन गेट बंद होने के कारण बाहर नहीं जा रहे। ये हमने बात की कब की कि जब एक्सॉन तंत्रिका तंतु की झिल्ली के भीतर -90 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल है, आरएमपी है, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के गेट बंद रहते हैं, पोटेशियम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही हम क्या देखते हैं कि -90 मिलीवोल्ट से ये पोटेंशियल 0 की ओर बढ़ना शुरू होता है। डिस्कस किया था हमने, कब होता है ऐसा? जब डीपोलराइज्ड स्टेज आती है तो -90 से वो लेस नेगेटिव होगा, नेगेटिविटी में कमी आएगी। और वो कमी इसलिए आती है कि अंदर सोडियम आयन की एंट्री होती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के गेट ओपन होते हैं उस समय। तो जब ये 0 की ओर जाएगा -90 से और +35 तक ऐसा वो पहुंचेगा, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के गेट ऐसे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी -90 तक तो गेट बंद है, लेकिन जैसे ही ये 0 की ओर बढ़ा, लेस नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव की ओर बढ़ा, कितना? +35 तक जब ये पोटेंशियल आया, ये गेट खुल गए। गेट खुलने का मतलब है अब पोटेशियम आयन साइटोसोल से बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो, तो लगातार पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। तो जब लगातार पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो भीतर नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी वापस विभव -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। तो आज हमने बात की वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की, और ये किस प्रकार ओपन होते हैं, किस प्रकार क्लोज होते हैं, और रीपोलराइजेशन स्टेज दोबारा आरएमपी को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। तो ये हमने ये 2-3 लेक्चर में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, इम्पल्स ट्रांसमिशन, आवेग के संचरण के पहले स्टेप को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो विद इन न्यूरॉन था और इलेक्ट्रिकल मेथड से था। कल हम लोग बात करेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, कि एक तंत्रिका तंतु का एक सिरा समाप्त हुआ, दूसरा तंत्रिका तंतु स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच में एक गैप है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दरार के नाम से जानते हैं। मतलब फिजिकली दोनों न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है, तो वहां किस प्रकार इंपल्स ट्रांसमिट होगी, तो उसके लिए हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ये शब्द काम में लेते हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की, यानी केमिकल मेथड से
किस प्रकार बिटवीन न्यूरॉन, दो तंत्रिकाओं के बीच में आवेग का स्थानांतरण होगा, कल उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।